सो फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम क्लास 11 की फिजिक्स की शुरुआत करें। और क्लास 11 की शुरुआत हम हमेशा करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल टूल्स। अगर आप 11 की फिजिक्स के जो एनसीईआरटी है, देयर आर टू पार्ट्स, तो अगर आप उसके कंटेंट में जाके देखें तो आपको मैथमेटिकल टूल्स जैसा कोई चैप्टर दिखेगा नहीं, और ना ही उसमें कोई चैप्टर ऐसा है, क्योंकि वास्तव में ये मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है। और हमें मैथ्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है फिजिक्स की शुरुआत करने से पहले? क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज होती है मैथ्स, और आप बिना लैंग्वेज को समझे लिटरेचर को नहीं समझ सकते। तो अगर फिजिक्स को समझना है तो उससे पहले आपको क्या समझना होगा? मैथमेटिकल टूल्स। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हम इस मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे। तो पूरी की पूरी मैथमेटिकल टूल्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट 1 आपका जो होगा, इसमें आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, एपी, जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, लॉग एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो कि आपको फैमिलियर से लगेंगे। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। कौन कौन से चैप्टर? एक तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी भी आपने 10th में पढ़ा है। लेकिन जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है, जिसमें हमें पढ़ना होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये आपने क्लास 10th के पहले नहीं पढ़ा है, और यकीनन सबसे ज़्यादा यूज भी इन्हीं का होगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स यही हैं जो फिजिक्स को समझने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने वाले। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है। ये वो बच्चे हैं जिनमें से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम वास्तव में फिजिक्स नहीं होती है। फिजिक्स ना समझ में आने की जो मेन वजह होती है वो होती है मैथमेटिकल टूल्स उनका सही नहीं होना। मैथमेटिकल टूल्स में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, और यही वजह है कि जिसकी वजह से उन्हें फिजिक्स समझ में नहीं आती। आप खुद ही सोचिए कि फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं, अगर उन सारे चैप्टर्स में इनका यूज होना है और आपको यही अगर नहीं आता होगा, तो कहाँ से वो चैप्टर्स, कहाँ से वो फिजिक्स आपको समझ में आएगी? तो बच्चों, इस बात को काफ़ी सीरियसली आप लोग लीजिए कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, इसका हर एक टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि इस पर सवाल आएगा, वो इसलिए क्योंकि जो भी चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं उन चैप्टर्स में इन्हीं के एप्लीकेशंस होंगे। क्लियर? तो बिना समय गंवाए हम मैथमेटिकल टूल्स की शुरुआत करते हैं। और जो पहला हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिकल टूल्स से, इट इज़ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए इस सीरीज के पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा सबसे पहला टर्म हमारे लिए समझने के लिए है, एंड दैट इज एंगल। हमें एंगल को पहले समझना है। तो फिजिक्स आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 तरह के एंगल आपको डील करने पड़ेंगे। एक तो होगा आपका प्लेन एंगल या सिंपली 2D एंगल, और दूसरा आपका होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और प्लेन एंगल बेसिकली सिंपल है। प्लेन एंगल होता क्या है? 2 लाइंस के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल। सो एंगल बिटवीन 2 लाइंस इज नथिंग बट अ प्लेन एंगल और 2D एंगल। वहीं अगर सॉलिड एंगल की हम बात करें तो सॉलिड एंगल तब बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट की एक्सट्रीमिटीज को हम एक पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। सो सॉलिड एंगल बेसिकली इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि हम इसका डिस्कशन चैप्टर 2 में करेंगे। सो फिलहाल अभी हमारा डिस्कशन है प्लेन एंगल। तो चलिए समझते हैं ये प्लेन एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल को समझने के लिए यहां पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है। हालांकि सर्कल में कुछ रीजन मैंने डॉटेड किया हुआ है और एक रीजन यहाँ पे सॉलिड रीजन है। सो बेसिकली मैं सर्कल के पूरे पार्ट में इंटरेस्ट न लेके उसकी केवल एक आर्क में इंटरेस्टेड हूं, और वो आर्क कौन सी है आपके पास? आर्क ए बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस आर्क ए बी को इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं। क्लियर? तो सर्कल का सेंटर हमारे पास O है और मैंने आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया सर्कल के सेंटर से, इस तरह से। क्लियरली? OA डिस्टेंस सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाएगा, और सिमिलरली OB डिस्टेंस भी सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आर्क AB है वो सर्कल के सेंटर O पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है। लेट मी कॉल दिस एंगल
टू बी थीटा। तो ये आपके पास थीटा एंगल है, और ये थीटा एंगल किसने सबटेंड किया? इस आर्क AB ने सर्कल के सेंटर O पर। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दिस इज अ प्लेन एंगल बिटवीन टू लाइंस। कौन कौन सी लाइन? लाइन OA एंड लाइन OB। सो लाइन OA और OB के बीच का जो एंगल है, इट इज एंगल थीटा, विच इज अ प्लेन एंगल और 2D एंगल। सो मैथ्स के अंदर थीटा को किस तरह से डिफाइन किया गया है, देखिए। सो इन मैथमेटिक्स थीटा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। So theta is the ratio of arc length to its radius. तो arc length हमारे पास AB की arc length, क्योंकि जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कौन सी आर्क कर रही है? AB। तो AB की आर्क लेंथ डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ सर्कल। सो इस तरीके से आप थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब भी आप इस फॉर्मूले से थीटा को कैलकुलेट करेंगे, सो थीटा जिस यूनिट में निकल के आएगा, दैट यूनिट विल बी रेडियन। अब ये रेडियन क्या है? 10th क्लास तक आपने हमेशा एंगल को डिग्रीज में डील किया है। लेकिन जब आप 11th क्लास में आते हैं तो आपको एंगल्स की डिफरेंट यूनिट्स और पता चलती हैं। उसमें से एक क्या है? रेडियन। और क्या हो सकती है? आप जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 में आपको एंगल को मिनट्स में भी मेजर करेंगे, एंगल को सेकंड में भी मेजर करेंगे। तो यू विल फाइंड मेनी यूनिट्स ऑफ एंगल, आउट ऑफ विच दिस रेडियन एंड डिग्री आर मोर पॉपुलर। क्लियर? और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि किस तरह से एंगल्स की यूनिट्स को डील करेंगे हम, कैसे डिग्री से रेडियन में, कैसे रेडियन से डिग्री में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। और इस रेडियन को मैं शॉर्ट में RAD भी लिख सकता हूं। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप एंगल को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो द एंगल विल ऑलवेज बी इन रेडियन। चलिए अब एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, हमने देख लिया कि एंगल को कैलकुलेट कैसे करना है। अब मैं रेडियन और डिग्री को रिलेट करूंगा, मैं इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं। तो यहां पे अब हमारा अगला क्या है कि रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो डिग्रीज और रेडियन को रिलेट करना है मुझे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये सर्कल कंप्लीट सर्कल होता, अभी तो हमारे पास केवल इसकी आर्क AB है। अगर मैं सर्कल को कंप्लीट करना चाहता, और सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ये जो पॉइंट B है, अगर मैं A को एक इनिशियल पॉइंट कंसीडर करूं, और सपोज B एक ऐसा पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है, तो अगर मैं कंप्लीट सर्कल चाहता हूं तो B को मूव कराऊंगा, और जैसे जैसे B मूव करेगा, आप देख सकते हैं B के मूव करने पे ये जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और अगर मुझे सर्कल को कंप्लीट करना है तो मैं इस B को मूव कराते 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 किससे कोइंसाइड करा दूंगा? A से। तो जैसे ये B मूव करते करते किससे कोइंसाइड कर जाएगा? A से। हम कह सकते हैं सर्कल क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो जाएगा। और कंप्लीट सर्कल सेंटर O पर कितना एंगल बनाएगा? तो कंप्लीट सर्कल के केस में आप देख सकते हैं, कंप्लीट सर्कल के केस में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री। तो कंप्लीट सर्कल सेंटर O पर जो एंगल सबटेंड करेगा, इट विल बी 360 डिग्रीज। तो अभी जो आपने एंगल बताया वो किसमें बताया? डिग्रीज में बताया। और मुझे यही एंगल रेडियन में कैलकुलेट करना है, सो दैट मैं रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश कर पाऊं। तो अगर हम यहां पे बात करें कि सिंस एंगल सबटेंडेड बाय कंप्लीट सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय कंप्लीट सर्कल एट द सेंटर O, वो कितना है आपके पास? 360 डिग्री। तो मैं यही एंगल जो कि ये कंप्लीट सर्कल सेंटर पे सबटेंड करेगा, इसको मैं रेडियन में फाइंड करूंगा। तो रेडियन में निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? तो रेडियन में निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। अब यहां पे तो कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है 360 डिग्री। तो कंप्लीट सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी? तो कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं उस सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2πr, which is the length of circle, divide by the radius itself. तो रेडियस कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से आपको ये एंगल मिल रहा है 2π रेडियन। सो जो एंगल डिग्रीज में 360 है, वही एंगल रेडियन में कितना है? 2π। तो यहां से हम कह सकते हैं कि therefore हम कह सकते हैं 2π रेडियन will be equal to 360 डिग्री
which implies that कि pi radian this is equal to 180 डिग्री. A very useful relation. और ये रिलेशन आपको मदद करेगा एंगल्स को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने में. सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. इसको याद रखें आप सभी लोग. यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं कि एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे. सो अगर मैं एक रेडियन में बताना चाहता हूं कितने डिग्री होंगे, तो यहां से मैं आगे लिख रहा हूं यहां पर, तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू, सो पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई. और अगर आप पाई की जगह 3.14 या 22/7 पुट करें तो आपको कितना मिलेगा? इट विल बी नियरली 57.3 डिग्री. सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री. तो आप देख सकते हैं कि जो डिग्री है इट इज अ स्मॉलर यूनिट एज कंपेयर टू रेडियन, क्योंकि 1 रेडियन में आपके पास 57.3 डिग्रीज है. तो इसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन दिस इज मोर यूजफुल. इसे तो हर हाल में आप याद रखिए. तो प्लीज इतना नोट करें. ओके, ये समझने के बाद कि जो पाई रेडियन है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. चलिए अब हम क्या करेंगे? नाउ वी विल कन्वर्ट एंगल्स फ्रॉम डिग्रीज इनटू रेडियन. तो एंगल मुझे डिग्रीज में दिए होंगे और मुझे उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में. तो लेते हैं यहां पे एक एग्जांपल और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. सपोज 45 डिग्री मुझे दिया है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है कि ये रेडियन में कितना होगा. सो दिस इज अवर क्वेश्चन. तो अगर मुझे ये पता करना है कि 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो याद करिए बचपन में आप सवाल किया करते थे वो चॉकलेट वाले कि 5 चॉकलेट की कॉस्ट इतनी है, 3 चॉकलेट की कॉस्ट बताइए. तो ऐसे क्वेश्चन में आप पता करते थे कि एक चॉकलेट कितनी की होगी. ठीक उसी तरीके से अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे. तो रिलेशन हमारे पास क्या है जो इसमें हमें मदद करेगा? इट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. सो अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. सिंपल यूनिटरी मेथड यहां पे लगा दी. तो मुझे पता चल चुका है कि 1 डिग्री में इतने रेडियन है. देयरफॉर 45 डिग्री में हमारे पास कितने रेडियन हो जाएंगे? तो 45 डिग्री में हमारे पास हो जाएंगे पाई बाय 180 व्हिच इज द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 45. तो इतने रेडियन. आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहां से पाई बाय 4 रेडियन. सो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन. सो इस तरीके से आपने वैल्यू फाइंड कर ली. अब यहां पे एक नोटिस करने वाली बात देखिए क्या है. ये एंगल लिखा हुआ है डिग्रीज में और इधर एंगल लिखा हुआ है रेडियन में. तो 45 पे तरफ फोकस करिए आप. 45. तो अगर एंगल डिग्री में दिया है और आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस एंगल को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 से. तो किसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में. तो एक यूजफुल रिजल्ट हमारे पास आया कि अगर मुझे एंगल डिग्रीज में दिया है और मुझे उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं सिंपली उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उस एंगल को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 से. तो वो एंगल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में. ये आप याद रख सकते हैं इजीली एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए. क्लियर? चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं. तो कन्वर्ट करना है आपको डिग्री से रेडियन में. तो आप कन्वर्ट कीजिए 30 डिग्री को, आप कन्वर्ट कीजिए 60 डिग्री को, 90 डिग्री को. सो हमारे पास सिंपल सा रिलेशन है, उसको लगा दीजिए. तो अगर हम बात करते हैं पहले वाले पार्ट की, तो 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से. तो यहां से आपको ये मिल जाएगा पाई बाय 6 रेडियन. दूसरा आपका है 60 डिग्री. तो 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से. ये आपका 3 टाइम्स. तो इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन. वहीं अगर मुझे 90 डिग्री निकालना है तो 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 90 इंटू पाई बाय 180. ये 2 टाइम्स. यहां से आपके पास आ गया पाई बाय 2 रेडियन. और आपको पाई की जगह कुछ 22/7 या 3.14 पुट करने की जरूरत नहीं है. आपको ये एंगल्स पाई की टर्म में ही लिख देने वहां पे. ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए. और अब इसका हम अपोजिट सीखेंगे. अपोजिट क्या होगा कि अब हमें एंगल किस में दिया होगा? रेडियन में. और मुझे कन्वर्ट करना होगा उनको डिग्रीज में. ये हमारा हो गया आपका सेकेंड पार्ट. सो कन्वर्जन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन इनटू डिग्रीज. तो इसको भी एक एग्जांपल की तरह समझते हैं. जैसे यहां पे भी एग्जांपल हमने कंसीडर किया था. तो लेट्स से
कि मुझे कन्वर्ट करना है 2π/3 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है कि डिग्रीज में कितना होगा। दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना है कि 2π/3 रेडियन में कितनी डिग्रीज होंगे, तो पहले मैं ये चेक कर लूं कि एक रेडियन में हमारे पास कितने डिग्री होते हैं, जैसा वहां किया था। तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। और फिर से मेरी एडवाइस है कि पाई की जगह भी कुछ मत पुट करिएगा। एंड देयरफॉर 2π/3 रेडियन will be equal to 2π/3 multiplied by 180/पाई डिग्री। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे यहां से, और आप देख पा रहे हैं यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से आपने बड़ी इजीली इसे कन्वर्ट कर लिया। और यहां पे भी आप नोटिस करिए 2π/3 तो एंगल अगर आपको रेडियन में दिया है और उसे आपको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो उस एंगल को मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/पाई से। तो यहां से हमें एक और रिजल्ट मिल गया कि अगर मुझे थीटा किस में दिया है, रेडियन में, तो मैं उस थीटा को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूं 180/पाई से, तो वो एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्रीज में। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको एंगल को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने में काफी मदद करेंगे। देखिए, जब आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, इस तरफ रेडियन है, तो रेडियन के केस में पाई ऊपर है, और जब आप रेडियन से डिग्रीज में जा रहे हैं, तो अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर है। तो या तो आपको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, या आपको पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सा टर्म ऊपर होगा, तो ये आप याद रख सकते हो, रेडियन के केस में पाई ऊपर है और डिग्री के केस में 180 ऊपर है। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि किस तरह से एंगल को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल नंबर 1। अ सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्रीज। सो स्क्रीन को पॉज करके इसे ट्राई करिए। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, पाई सेंटीमीटर, और जिस भी सर्कल का ये आर्क है उस सर्कल की रेडियस हमारे पास कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो मुझे ये फाइंड करना है कि जो एंगल ये आर्क सबटेंड करेगा सेंटर ओ पर, वो एंगल रेडियन में कितना होगा और डिग्रीज में कितना होगा। सो अगर मुझे रेडियन में निकालना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ को अगर मैं रेडियस से डिवाइड कर दूं, तो मुझे थीटा किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो आर्क हमारे पास कितना है, लंबाई कितनी है आर्क की, पाई डिवाइड बाय रेडियस कितनी है आपके पास, 3। तो पाई/3। और ध्यान रखना कि जिस यूनिट में आर्क की लेंथ होनी चाहिए, उसी यूनिट में आपके पास रेडियस भी होनी चाहिए। तो दोनों हमारे पास किसमें यहाँ पे, सेंटीमीटर में। तो यहां से हमें मिल रहा है पाई/3 रेडियन। तो हमने रेडियन में तो एंगल फाइंड कर लिया। अब अगर मुझे डिग्रीज में निकालना है, तो मैंने बताया था कि अगर मुझे एंगल किसमें दिया हो, रेडियन में, और मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 180 डिग्री बाय पाई से, तो मुझे एंगल किसमें मिल जाएगा, डिग्रीज में। तो थीटा हमारे पास है पाई/3 इंटू 180/पाई, और यहां से आप देख सकते हैं, तो आंसर विल बी 60 डिग्री। ये आपके पास आंसर हो गया इसका। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। So numerical 2 says that when a clock shows 5 o'clock, how much angle do the minute and hour needles make? जब घड़ी में 5 बज रहे होंगे, उस वक्त मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच में कितना एंगल बनेगा, अगेन आपको ये बताना है। और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। स्क्रीन को पॉज करके फटाफट ट्राई कीजिए। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूं, देखिए, अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कंप्लीट सर्कल की हम बात करते हैं, तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो टोटल 360 डिग्री का एंगल कितने डिवीजन हो रहे हैं इस 360 डिग्री के। तो अगर आप डिवीजन काउंट करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर 12 डिविजन्स। तो एक डिवीजन आपके पास कितना हुआ, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 12, यानी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो इतना हम एक डिवीजन बोल रहे हैं, और ये एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो ऐसे सारे डिवीजन्स किसके इक्वल हैं, 30 डिग्री ईच। तो आपको कितने बज रहे हैं घड़ी में, 5 बज रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं ये आपका जो एंगल होगा, दिस मच एंगल, दिस इज योर आंसर। तो कितने डिवीजन अकाउंट हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 डिवीजन मिलके है ना ये टोटल एंगल फॉर्म कर रहे हैं जो हमें फाइंड करना है थीटा। सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय ऐसे 5 डिवीजन है तो इट विल बी इक्वल टू 150 डिग्रीज। तो एक तो हमारा हो गया 150 डिग्री, और जरा चेक करते हैं ये रेडियन में कितना होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 150 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को ऊपर रखते थे तो पाई बाय 180, और यहां से आपको मिल रहा है 3 5 एंड 3 6 तो 5 पाई बाय 6 रेडियन। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और सी, तो ऑप्शन ए एंड सी आर द राइट आंसर्स। क्लियर, नोट करें। क्लास 10th में आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, याद आ रहा है, कितने थे ऐसे, 6। ओके, तो एक बार उन्हें फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। मुझे पता है आप में से कई लोगों को पहले से आता है, लेकिन ठीक है, जिन्हें आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो एक बार देख लें। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया है, राइट एंगल ट्राइंगल PQR, और जहां पे राइट एंगल कहां पे बन रहा है हमारे Q पे, और सपोज ये एंगल मैंने बोला, ये एंगल मैंने थीटा अज्यूम कर लिया। अब इसके बाद मुझे डिफरेंट साइड्स की नेमिंग करनी है। यहाँ पे टोटल 3 साइड्स है हमारे पास। जो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है वो कौन सी है, PR, जिसको हम कहते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपकी लॉन्गेस्ट साइड। थीटा की जो सामने वाली साइड होती है, थीटा की जो सामने वाली साइड, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, या आप इसे अपोजिट साइड भी बोलते हो, क्योंकि थीटा की अपोजिट है। और जो तीसरी साइड हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड, या आप इसे बेस भी बोल सकते हो। सो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। क्लियर, ओके। तो डिफरेंट साइड्स का रेशियो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा, और आपको पता होना चाहिए कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के करेस्पॉन्डिंग हमें कौन से साइड्स का रेशियो लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ दिस एंगल क्या हो जाएगा, याद करिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P by H। तो व्हाट इज P? P इज लेंथ ऑफ दिस साइड QR, तो QR अपॉन PR। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा आपके पास क्या होता था, कॉस थीटा होता था आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पे हमारे पास कितना है, बेस इज PQ डिवाइड बाय PR। क्लियर। और tan थीटा जो होता था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब आप देखें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये भी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही बन जाएगा। तो याद रखिए कि tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू P by B इज आल्सो इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। इसके अलावा 3 और होते हैं, 3 और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं इनके रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो sin थीटा का रेसिप्रोकल यानी 1 बाय sin थीटा, तो ये कहलाता है cosec थीटा। तो sin थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया, हमें क्या मिल गया, cosec थीटा, और cosec थीटा यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, h बाय p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से cos थीटा का रेसिप्रोकल इट विल बी इक्वल टू, इट इज कॉल्ड sec थीटा। तो sec थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बस उल्टा कर देना है। सिमिलरली 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और ये आपका हो जाएगा b बाय p। सो ये हो गया आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी किए हैं, मुझे पता है। आपको बोला जा रहा है कि गिवन साइन थीटा आपको दिया हुआ है 4 बाय 5, और आपको बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अज्यूमिंग जो थीटा है इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा क्यों आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, इसके बारे में थोड़ा वेट कीजिए, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो आप इसको एक क्लास 10 के क्वेश्चन की तरह समझते हुए करिए, जैसा आपने क्लास 10 में किया था। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा, कितना दिया हुआ है, 4 बाय 5। तो साइन थीटा आपके पास 4 बाय 5 है।
तो साइन थीटा हमारे पास है 4/5। और एक आप तुरंत फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ये हमारा हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका राइट एंगल PQR। और मान लीजिए एंगल कितना है थीटा। तो हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मतलब हम परपेंडिकुलर कितना अज्यूम कर सकते हैं 4 और हाइपोटेन्यूज कितना अज्यूम कर सकते हैं 5। सो मान लीजिए कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना आपके पास 4 है, 4 यूनिट, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास है 5 यूनिट। और बचता है आपके पास बेस। तो बेस तो आप फाइंड कर सकते हैं बड़ी इजीली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करें तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो p आपके पास कितना है 4 स्क्वायर प्लस b आपके पास कितना है पता नहीं है, और वो आपके पास है 5 स्क्वायर। तो यहां से आपके पास 16 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। तो यहां से b कितना आ जाएगा 3 यूनिट। तो b आपके पास आ चुका है 3 यूनिट। अब जो भी आपके पास बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, देखिए cos थीटा विल बी इक्वल टू b बाय h। तो b आपके पास है 3, तो 3/5। सिमिलरली tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा था sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin थीटा हमारे पास कितना है, sin थीटा हमारे पास है 4/5, तो 4/5, और cos थीटा कितना है 3/5। तो यहां से 5 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 4/3। या आप इसको p/b से भी कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर। उसके बाद अब आते हैं cosec थीटा पे। तो cosec थीटा इट वाज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो sin थीटा को उल्टा कर दीजिए तो 5/4 ना। cosec थीटा के बाद अगला क्या आपके पास sec थीटा। sec थीटा क्या होता था 1/cos थीटा। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5/3। और लास्ट आपके पास आता है cot थीटा। तो cot थीटा इज 1/tan थीटा। तो tan थीटा का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/4। इट इज 3/4। सो दीज आर द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी वैल्यूज। एक बात याद रखेंगे कि 3, 4, 5 और 5, 12, 13 ये साइड्स की लेंथ है, और एक ऐसे ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13। तो इसे आप याद रखेंगे क्योंकि इन साइड्स का काफी यूज होता है क्वेश्चंस में। तो फटाफट पाइथागोरस थ्योरम लगाने से अच्छा है कि अगर आपको वैल्यूज फटाफट याद है तो तुरंत हो जाएगा। तो 3, 4, 5 तो बड़ी इजी है। 5, 12, 13 इसको भी याद रखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है। करके चेक भी कर सकते हैं। 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर ये आपका 13 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो लेट अस टेक द अदर क्वेश्चन। The other question says that कि given आपको given है sec थीटा। So given sec थीटा is equal to 2, find all other trigonometric ratios। ठीक है, तो आपको इसके बाद sec थीटा दिया है, तो आपको sec थीटा कितना दिया है 2 दिया है, और आपसे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो स्क्रीन को पॉज करके फटाफट आंसर निकालिए। तो sec थीटा हम जानते हैं क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। तो यहां पे कुछ नहीं लिखा तो आप बाई का मान लीजिए 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 2 और जो बेस है वो कितना है 1। तो अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए फटाफट। और ये हो गया आपका राइट एंगल, ये एंगल हो गया थीटा सपोज। तो बेस हमें कितना लेना है 1 लेना है, और हाइपोटेन्यूज कितना लेना है 2 लेना है, और परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है। तो फिर से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूं कि p स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। तो यहां से p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 1। तो p कितना आ गया आपके पास √3। तो p आपने यहां से फाइंड कर लिया, कितना आ गया √3। बस अपना काम हो गया। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा p/h। तो p हमारे पास √3 है, √3/2।
सिमिलरली cos थीटा कितना हो जाएगा, b बाय h, इट इज 1 बाय 2। tan थीटा कितना हो जाएगा, p बाय b, तो p बाय b यानी कि √3 बाय 1। cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो उल्टा कर दीजिए तो 2 बाय √3। sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, उल्टा कर दीजिए 2, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और cot थीटा इज 1 बाय √3। तो काफी इजी क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन बचपन में आपने किए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो आपको याद आया कि आपने 10th क्लास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। थोड़ा और याद करिए, आपने उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी याद रखी थी कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे, और वो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे एंगल थे। कौन कौन से एंगल थे जिन पे हमने वैल्यूज याद रखी थी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पे हमने वैल्यूज याद रखी थी। तो जिनको याद है, अगेन बहुत ही अच्छी बात है। जिनको याद नहीं है तो बच्चों में बता दूं कि आज ही से याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उनमें इनका यूज बहुत भयंकर तरीके से होगा। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि मैथमेटिकल टूल्स को हमें वीक किसी भी हालत में नहीं रखना है। मैथमेटिकल टूल्स हमारे स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हमें 11th की फिजिक्स हमारी अच्छी खासी ग्रिप बनेगी। चलिए, तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। सपोज मुझे साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है, और अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो गया, सपोज आपने साइन थीटा अच्छे से याद कर लिया, तो आप साइन थीटा की मदद से बाकी के जितने भी 5 हैं उनको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो पहली बात, साइन थीटा को कैसे याद रखना है इसको समझते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए 0 1 2 3 4, ऐसा लिख लिया। अब इस सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 4। सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद सभी को क्या ले लीजिए, रूट। तो टेक रूट ऑफ ऑल। और ये तैयार हो गई आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यूज देखिए क्या क्या मिल रही है हमें। 0 बाय 4 का रूट, ये तो 0 ही हो जाएगा यार। 1 का रूट तो 1 ही होगा, और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो इट इज 1 बाय 2। ये आपके पास हो जाएगा 1 बाय √2। ये हो जाएगा √3 बाय 2, और ये हो जाएगा 1। तो साइन थीटा तो हमने बड़ी इजीली याद कर लिया यार, इसमें कुछ था ही नहीं। कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा के केस में भी बड़ा इजी है। आपने साइन थीटा में जो वैल्यूज लिखी हैं उसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। तो ऑर्डर को चेंज करने का मतलब 1 लास्ट में था साइन के केस में, इसमें शुरुआत में लिख दीजिए। उसके बाद √3 बाय 2, उसके बाद 1 बाय √2। ये बड़ी अच्छी बात है कि 45 डिग्री पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज कितनी होती है, 1 बाय √2। इसके बाद 1 बाय 2 और उसके बाद 0। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन 90 0 होता है या कॉस 90 0 होता है, साइन 0 0 होता है कि कॉस 0 0 होता है, कौन 0 होता है कौन 1 होता है। तो याद रखना, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन 90 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0, साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1। और तीसरा हमारे पास है tan थीटा। तो मैंने बताया था tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर? तो बस इनके रेशियोज ले लीजिए। तो tan 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 बाय कॉस 0, तो 0 बाय 1, तो 0 बाय 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। इसी तरह से जब इनका रेशियो लेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 बाय √3। इनका रेशियोज लेंगे, ये दोनों इक्वल है, कट जाएंगे पूरी तरह से, कितना आ जाएगा, 1। 2 2 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, √3। 1 बाय 0, भाई ये कितना होगा, 1 बाय 0। तो याद रखना, जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो इट बिकम्स नॉट डिफाइंड, और इसको मैं यहां पे बोल रहा है इन्फिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने साइन कॉस tan याद कर लिया। अब बच्चों बाकी की जो 3 है मैंने बताया वो तो सब इनके रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आपको बाकी की जो 3 है वो भी मिल जाएंगे। रेसिप्रोकल करते वक्त 2 चीजें ध्यान में रखना। पहली बात क्या कि अगर कोई डिजिट सर्टेन डिजिट डिवाइड बाय क्या लिख जाए, 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो एनी सर्टेन डिजिट डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, और 0 डिवाइड बाय एनी सर्टेन डिजिट इज 0। तो जब कभी भी आपको ऐसा मिल जाए तो बस इन 2 बातों को ध्यान में रखना।
तो जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज आप खुद लिखिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो ये सब तो आपने 10th तक किया था, अभी तो कुछ नया किया ही नहीं है, नया भी कुछ करेंगे। हमारे पास 2 एडिशन एंगल और हैं ना, 11th क्लास में 2 और एंगल एडिशनल में आ जाते हैं। कौन कौन से एंगल है, एक तो 37 डिग्री और एक 53 डिग्री। तो इन पे भी वैल्यूज याद रखनी है आपको, तो इनकी वैल्यूज मैं आपको लिख देता हूं अलग से। तो साइन कौन कौन से एंगल है, 37 और 53, तो 37 और 53 डिग्री। तो बच्चों याद रखेंगे कि 37 डिग्री और 53 डिग्री पे भी हमें वैल्यूज को याद रखना है। तो साइन 37 होता है 3/5 और साइन 53 होता है 4/5। cos 37 में उल्टा कर देंगे तो cos 37 हो जाएगा 4/5, अदला बदली हो जाएगी इसकी, और cos 53 हो जाएगा आपके पास 3/5। और tan के लिए इनका क्या कर लेंगे, रेशियो साइन बाई कॉस कर देंगे। तो आपको एक टेबल दिख रही है, उस टेबल में मैंने ये सारी वैल्यूज लिख दी हैं, है ना। लेकिन बेटर है कि आप खुद कैलकुलेट करके इसको लिख निकाल लें, बाकी याद तो रखनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इन सारे एंगल्स पे आपको वैल्यूज याद रखनी है, एटलीस्ट साइन कॉस टैन, बाकी तो आप कर लेंगे मुझे पता है। तो साइन कॉस टैन आप याद कर लीजिएगा, कौन कौन से एंगल पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो आई होप मेरी इस बात को जरूर आप लोग सुनेंगे। इतनी वैल्यूज आज के आज ही याद कर लीजिए। मैं तो कहता हूं अभी जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, कास्ट रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कास्ट रूल में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल तो आप अपनी कॉपी में अभी इसको टेबल बना के रखिए, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसको यूज में लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं।